नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था और इस काल में क्या तकनीकी विकास हमें देखने को मिलता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, तो पूरे ध्यान लगाकर आपको स्क्रीन पर देखना है, सुनना है और समझने का प्रयास करना है। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तकरीबन 320 सालों का इतिहास 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का सल्तनत काल के पास में रहता है। अगर इन 300 सालों के इतिहास को हम देखें तो यहाँ पर ये आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दौर हमें देखने को मिलता है और इसी के आधार पर हम मुगल साम्राज्य की स्थापना देखते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हमें इस काल के मिलते हैं तो उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनके काल की अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखती है और इन टॉपिक से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास होता है। हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पास में 1,80,000 से ज़्यादा दास थे, जिनकी देखरेख के लिए उसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग भी बनाया था। और उसके ये दास निठल्ले नहीं थे, ये अलग अलग कलाओं में रुचि रखते थे और अलग अलग जो कलाएं होती हैं उनमें पारंगत थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो FST होता था, फिरोज शाह तुगलक जो था, वो युद्ध के दौरान जो अच्छे कारीगर होते थे उन्हें अपना गुलाम बना लेता था और उन गुलामों को अपने कारखानों में, मतलब जो गोदाम वगैरह होते थे, वहाँ पर उनके शिल्पों का उत्पादन करवाता था और वह न केवल राज परिवार के लिए इस्तेमाल होते थे बल्कि उनका व्यापार भी होता था। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास हुआ। सल्तनत के शासकों द्वारा अनेक नवीन नगरों का निर्माण करवाया गया तथा भवन निर्माण एवं स्थापत्य का विकास हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा तुर्की शासन की स्थापना के साथ एक बार पुनः भारत का संपर्क मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, फारस, अफ्रीकी तटीय क्षेत्र आदि से होता है। इसने व्यापार, वाणिज्य व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। यही वजह है कि मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना को नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब इस काल में व्यापारियों के प्रमुख व्यापारियों के हमें होते हैं, जो व्यापारियों के प्रमुख होते हैं उन्हें मलिक उल तुज्जार या तुज्जार एक खास कहा जाता था। जो कौन होते थे? व्यापारियों के प्रमुख होते थे। जैसे हम पिछले कालों में देखते हैं कि जो व्यापारियों के प्रमुख होते हैं उन्हें श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी कहा जाता था, जो व्यापारिक संघ के अध्यक्ष होते थे। उसी तरह इस काल में जो व्यापारिक संघ के अध्यक्ष होते थे वो होते थे मलिक उल तुज्जार या तुज्जार एक खास। अब बर्नी ने दो प्रकार के व्यापारी वर्ग का उल्लेख किया है, कारवानी या नायक। और ये जो होते थे ये अनाज व्यापार से संबंधित होते थे। दूसरे होते थे मुल्तानी, दूरस्थ क्षेत्र के व्यापार से संबंधित होते थे। और बर्नी विदेशी व्यापारियों को खरालनी कहा जाता था। विदेशी व्यापारियों को क्या कहा जाता था? खरालनी। इस काल में आयात की जाने वाली वस्तुओं की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से भी हम देखते हैं कि जो घोड़े होते हैं अरब क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। तो उन घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर स्रोत होता है। आयात करने का मतलब आयात सबसे ज़्यादा को ही किया जाता है। अब देखिए गुलाम, कच्चा रेशम, रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी, तांबा, शीशा आदि धातुएं ये आयात करते हैं। अफीम, केसर आदि भी आयात करते हैं। और अतलस जो कि एक प्रकार का वस्त्र कहलाता है, ये भी ये आयात करते थे। अब निर्यात क्या करते थे? विदेशों में क्या भेजते थे? तो सूती वस्त्र, मसाले प्रमुख रहे हैं। प्राचीन काल में भी ये प्रमुख थे मसाले। अनाज, हाथी दांत की वस्तुएं, नील और जो बहुमूल्य रत्न हैं आदि ये निर्यात करते थे। लोहा इस्पात यानी कि लोहे से बनी धातुओं या फिर जो कच्चा लोहा होता है उसका भी ये निर्यात करते थे। अब नील ईरान को सर्वाधिक भेजी जाती थी। मतलब जो नील है, रंगने का काम जो करती है, वह सबसे ज़्यादा ईरान को भेजी जाती थी। बयाना, भरतपुर राजस्थान, खरखेल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, तथा लाहौर ये नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी वस्तुओं के बारे में कि निम्न में से कौन सी वस्तु का प्रमुख स्थान कौन सा है जहाँ वह उत्पादित होती थी, या फिर किस वस्तु को किस देश में सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे। इस तरह से सही जोड़ी के रूप में ये प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए बयाना, भरतपुर
बयाना भरतपुर राजस्थान और जो खरखेज अहमदाबाद गुजरात में है और जो लाहौर है ये नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। और नील सबसे ज़्यादा किसको भेज रहे हैं? ईरान को भेज रहे हैं। वही ईरान जिसे फारस या पर्सिया प्राचीन काल में कहा गया है, और वही ईरान जो शिया मुस्लिमों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब देखिए, मालवा क्षेत्र पान उत्पादन के लिए मशहूर था। मालवा क्षेत्र जो था वह पान उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, और कोयल यानी कि अलीगढ़ यूपी तथा मेरठ ये शराब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अवध से सूती वस्त्र दिल्ली भेजे जाते थे। अवध, बनारस, सूरत, सोनारगांव ये सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। दौलताबाद रेशमी वस्त्र एवं बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पटोला नामक एक वस्त्र आपने सुना होगा, वो एक गाना होता है, पप्पा पटोला, इस तरह सा पप्पा पटोला चुन्नी तेरी ब्लैक, इस तरह का एक गाना आपने सुना होगा। तो उसमें जो पटोला शब्द का इस्तेमाल होता है ना भैया, वो पटोला यही है। मतलब जो वस्त्र है, जो ड्रेस है, उसकी एक एक कला, मतलब उसकी एक डिज़ाइन या फिर जो एक कपड़े का एक वैरायटी रहती है, उसको यहाँ पर पटोला कहा गया। और पटोला नामक वस्त्र गुजरात का प्रमुख वस्त्र था। अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र उत्पादन में व्यापक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके के समय खुज्जे खुज्जे दिल्ली सुनहरी जरी कमरबात कंज भावरी जैसे वस्त्रों के विभिन्न प्रकार हमें प्रचलित हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो, लाहौर, मुल्तान, पाटन। पाटन क्या है? तो अहिंदवाड़ा गुजरात में आपको ये मिलेगा पाटन। देवल, सूरत, भरूच, दिल्ली, सोनारगांव, दौलताबाद, वाराणसी ये प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सूरत, भरूच जैसे आपको दिख रहे होंगे, पाटन वगैरह दिख रहे होंगे, ये बंदरगाह नगर भी है। बाकी ये प्रमुख व्यापारिक नगर यहाँ पर थे। साथ ही साथ एक व्यापारिक बंदरगाह आपको खंबात भी मिलेगा। तो सूरत, भरूच, खंबात ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? या आपको गुजरात में मिलेंगे। पाटन भी आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। अब देखो, मुल्तान स्थलीय व्यापार का प्रवेश द्वार था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उधर हिंदू कुश पर्वत फैला हुआ है, तो कुछ दर्रों से ही हमें व्यापार देखने को मिलता है। तो उन दर्रों में आपको मुल्तान क्षेत्र प्रमुख एक व्यापारिक केंद्र के रूप में मिलेगा। तो व्यापारिक केंद्र के रूप में एक स्थलीय प्रवेश द्वार का जो केंद्र था वह था मुल्तान। देवल जो कि सिंध पाकिस्तान में है, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह था। भरूच, कालीकट, सोनारगांव प्रमुख बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं। तो देवल, सिंध पाकिस्तान, ये स्वाभाविक सी बात है, ये सिंधु नदी वगैरह में आपको मिलेगा। ये एक प्रमुख केंद्र था। इससे हमें जहाज के जरिए व्यापार हमें देखने को मिलता है। देवल बंदरगाह सूती वस्त्र और धुआरी मछली यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो ये धुआं छोड़ने वाली ये धुआरी मछली भी ध्यान रखना। अब ये धुआं छोड़ती थी या पता नहीं, लेकिन इसे धुआरी मछली कहते हैं। और सूती वस्त्रों के लिए ये देवल बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारत का विदेश व्यापार फारस की खाड़ी, जो भारत का विदेश व्यापार था वह फारस की खाड़ी बोले तो ईरान का जो क्षेत्र है वहाँ पर लाल सागर तक होता था। लाल सागर, रेड सी तक ये होता था। और इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बगदाद, जेद्दा, हॉर्मुज जैसे विदेशी व्यापारिक केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पूर्वी व्यापार की अगर हम बात करें तो चीन, मलाया, चीन आपको देखते हैं कि जो दक्षिण चीन सागर है, इंडोनेशिया वगैरह होते हुए आपको व्यापार मिलेगा। तो चीन, मलाया यानी कि मालदीव और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में हमें व्यापार देखने को मिलता है। तो जो उत्तरी भारत के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत या उससे पहले के राजवंश हम देखते हैं कि इनका व्यापार पूर्व की तुलना में पश्चिम में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि पश्चिम में हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान क्षेत्र के जो दर्रे हैं हिंदू कुश पर्वत तरफ, वहाँ पर से आसानी से व्यापार इनको ईजी पड़ता था। जबकि पूर्वी तट में समुद्री व्यापार करना पड़ता था। तो इनके जो केंद्र ज़्यादातर उत्तर भारत में आपको मिलेंगे, वहाँ पर से सामान लादकर आपको लेकर जाना है। कहाँ पर आपको लेकर जाना है? जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, वहाँ पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, वहाँ तक आपको लेके जाना है, फिर आपको वहाँ से व्यापार करना है। लेकिन जो दक्षिण के राजवंश थे वो सीधे तौर पर उनके लिए आसान क्या पड़ता था? उनके लिए प्रमुखता थी पूर्वी देशों से व्यापार। तो अगर आप दक्षिण के राजवंश पढ़ोगे तो उनके प्रमुख व्यापारिक साझेदार आपको पूर्वी देश मिलेंगे। इंडोनेशिया, मलाया,
श्रीलंका, चीन, ताइवान, ये सब उनके प्रमुख बंदरगाह थे। जबकि बंदरगाह नहीं थे, व्यापारिक साझेदार थे। जबकि उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार आपको अरब देश, जो मध्य एशियाई देश है, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये हमने देखा है यहाँ पर, ये इनके क्षेत्र में व्यापार होते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कला और संस्कृति का विकास यहाँ पर होता है, सल्तनत काल में विज्ञान और तकनीक का जो विकास होता है, उसको यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तुर्की राज्य की स्थापना के साथ भारत में विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में नवीन तत्वों का प्रचलन हुआ। सिंचाई क्षेत्र में तुर्कों के आगमन के साथ पारंपरिक पद्धति में सुधार होने के कारण नवीन पद्धति भी स्थापित होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक कल्चर दूसरे कल्चर में जाता है तो वह अपना प्रभाव जरूर वहाँ पर छोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आज आप साउथ की मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वैसी मेंटेलिटी बनेगी जैसी साउथ की फिल्मों में आप देखते हैं। आप ज़्यादा वेल कल्चर्ड होने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा सांस्कृतिक माहौल देख रहे हैं। वहीं अगर आप किसी कोरियन ड्रामा को देखेंगे, चाहे आप के ड्रामा देखो या कोई रोमांटिक ड्रामा को देखोगे, अगर आप हॉलीवुड की ज़्यादा मूवीज़ देखोगे तो आपके दिमाग में वैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसी तरह जब एक पूरी संस्कृति आक्रांता के रूप में भारत में आई, चाहे वह इस्लामिक संस्कृति हो, चाहे वह उनकी ईरानी संस्कृति हो या फिर तुर्की संस्कृति हो, जब भारत में आई तो उसका प्रभाव भारत में पड़ा। उन्होंने देखा कि भाई भारत में इस तरह का ये चरक रहट जैसी ये पुरानी पद्धतियाँ चल रही हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ तो इससे अच्छी पद्धति है और इसी काम को हम यहाँ पर जहाँ 40 दिन ये लगा रहे हैं, हम उसी काम को सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने नई व्यवस्थाओं को भारत में इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारत को तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में कह सकते हैं कि यहाँ पर लाभ हुआ। देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में तुर्कों के आगमन के साथ पारंपरिक पद्धति में सुधार होने के अलावा नवीन पद्धति भी स्थापित होती है। भारत में लीवा सिद्धांत पर आधारित पशुओं द्वारा सिंचाई की पद्धति प्रचलित थी, जिसको चरस या चड़स पद्धति कहा जाता है, और तुर्कों के आगमन से इस पद्धति में सुधार होता है। तुर्कों के आगमन से भारत में गियर प्रणाली पर आधारित सकिया, यानी कि जो रहट हम देखते हैं, रहट के जरिए जो पर्शियन व्हील होता है, इसके जरिए आपने देखा होगा कि गोल गोल एक चक्का जैसा घूमता है और उसमें टायर जैसे कुछ बंधे होते हैं और उससे पानी उलिसता है। ये जो पद्धति है तुर्की पद्धति है और भारत में पहली बार ये तुर्क यहाँ पर इसको लेकर आते हैं। अब देखो, रहट या साकिया प्रणाली का पहली बार उल्लेख हमें बाबरनामा में मिलता है। हालांकि भारत में यह पद्धति 13वीं-14वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, जब दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा था। भारत में तुर्कों ने मध्य एशिया से प्रभावित होकर नहर प्रणाली का विकास किया और हम पहली बार देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक होता है, वह यहाँ पर मध्य एशियाई नमूनों के आधार पर भारत में पहली बार नहर निर्माण का प्रयास करता है। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हम 5 से ज़्यादा बड़ी नहरों के निर्माण को देखते हैं। अब देखिए, वस्त्र निर्माण में चरखा या करखा एवं ठप्पे द्वारा प्रणाली प्रचलित होती है तुर्कों के आगमन से। चरखा जो गांधी जी घुमाते हैं वो यहाँ पर तुर्कों की देन है। यहाँ जो करघा उद्योग है, हस्तकरघा उद्योग है, वो तुर्कों की देन है। और जो ठप्पे के जरिए हम देखते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल साड़ी बनाने का तरीका होता था, उसमें क्या करते थे कि पहले वो सूत काटते हुए एक कपड़ा बुनते थे साड़ी का, और फिर उसके बाद में क्या करते थे, उसको रंगते थे कलर से, और फिर उनके पास में लकड़ी के स्टाम्प जैसे ठप्पे होते थे, उनमें फिर कलर लगाकर उन ठप्पों को सील की तरह ठोक देते थे। उससे क्या होता था कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी साड़ियों में उकेरी जाती थी। और आज भी कई जो स्थानीय लोग हैं, जो आज भी बिना मशीनों के जरिए, बिना मशीनों के वस्त्र बनाते हैं, वो ऐसी शैलियों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, ये सारी प्रणालियाँ कहाँ से आ रही है? भारत में तुर्कों से आ रही है। तो जब दो संस्कृति मिलती है तो न केवल उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि उसके लाभ भी हमें देखने को मिलते हैं। हमें लाभ ये हुआ कि हमारी तकनीक, हमारा विज्ञान और ज़्यादा डेवलप हुआ, हमारा समाज और खुला समाज हुआ। हमें नुकसान ये हुआ कि बाहरी समाज ने हम पर आधिपत्य जमाया और हमें दबाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर लाभ और हानि दोनों ही चीज़ें आपको तब देखने को मिलती है जब एक समाज और दूसरे समाज का
मिलन होता है। जो ताकतवर समाज होता है वह दबाव बनाता है और जो कमज़ोर समाज होता है वो दबता है। लेकिन जो ताकतवर समाज होता है वह अपनी पद्धति को लागू करने का भी प्रयास करता है। इन्होंने शरीयत भी लागू किए, इन्होंने कठोर धार्मिक कानून भी लागू किए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने विज्ञान और तकनीक की पद्धतियों को भी लागू किया। पहली बार अगर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में बेहतरीन तरीके से हो रही है तो वो हो रही है फिरोज शाह तुगलक के काल में। हालांकि इससे पहले भी भारत में ये व्यवस्थाएं, सिंचाई व्यवस्थाएं थी, लेकिन कुछ अन्य तकनीकें जैसे हम रहट या फिर ये ठप्पे मारकर वस्त्रों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना, या फिर नफ्त यानी कि पिंजर जो रुई धुलने का यंत्र होता है उसका प्रयोग करना, ये सब तुर्की संस्कृति का देन हमें भारत में मिलता है। तुर्क बोले तो जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह है, जो तुर्की है, उन क्षेत्रों पर से ये संस्कृति भारत में आती है। अब देखो, चरखे का पहली बार उल्लेख हमें ईसामी के ग्रंथ फुतुह-उस सलातीन में मिलता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन भैया ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि चरखे का प्रयोग पहली बार हमें कहाँ मिलता है। क्योंकि गांधी जी ने चरखे को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया कि हमें लगता है कि भाई ये पूरी तरह से भारतीय है, लेकिन ये तुर्की संस्कृति का देन है भारतीयों को। चरखे का पहली बार उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ईसामी के ग्रंथ में। और ईसामी का कौन सा ग्रंथ है? फुतुह-उस सलातीन में। किस ग्रंथ में मिल रहा है? फुतुह-उस सलातीन में हमें पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। अब चरखे में जो मोटा धागा हम देखते हैं, मोटा धागा इससे निकलता है चरखे से। आपने गांधी जी को घुमाते हुए देखा होगा, या तो तस्वीरों में या फिर किसी फिल्म में, तो उससे मोटा धागा बनता है। जबकि जो करघा होता है, तो करघा थोड़ा इसका कठिन काम होता है और इसमें बारीक धागा इससे बनता है। तो मोटे धागा बनाने के लिए चरखा और बारीक धागा बनाने के लिए करघा। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग काम है। पैरों से चलने वाले चरखे तथा दो बैलों द्वारा लोहे की फाल वाले हल से जुताई करने के चित्र फारसी शब्दकोश मिफ्ताह उल फुज़ाल में हमें मिलता है। और इस तरह के सामान्य दिखने वाले वाक्य भी कब प्रश्न बन जाते हैं हमें पता नहीं रहता। इसीलिए जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसकी एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, या तो समझ कर या फिर रट कर। क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो फिर ये भैया थोड़ा सा नुकसान का विषय है। इसीलिए कोशिश करिए, अगर आपको इतिहास आसानी से समझ में नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी जैसी चीज़ें पढ़िए, बेसिक पढ़िए, तब आपको ऊपर की चीज़ें समझ में आएंगी और तब आप सब्जेक्ट से प्यार करने लगेंगे। अब देखो, तुर्कों के आगमन के साथ, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हम उसके लिए तन मन धन सब तरह से न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। भैया उससे बात करने के लिए रात भर जागते हैं। अगर उसने बुला लिया तो हम दोस्तों से पैसे उधार लेकर जाते हैं और पूरे अरेंजमेंट करने में जी जान लगा देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर हमारा दिल दे बैठे हुए, वहाँ पर प्यार करने लगे। इसी तरह अगर आप किसी विषय से या अपने काम से प्यार करने लगते हैं, जब आपको सच में प्यार हो जाता है तो फिर आप उस काम को करने के लिए किसी भी हद तक पहुँचने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही प्यार आपको अपने सब्जेक्ट, अपने पैशन के लिए करना है। ठीक है? तो ये आपको आपकी लाइफ में ना केवल सेटल करेगा, बल्कि एक समझदार इंसान भी आपको बनाकर रख देगा। अब देखो, तुर्कों के आगमन के साथ रकाब व नाल जैसे सिस्टम हम देखते हैं। अब रकाब क्या होता है? घोड़े की पीठ पर चमड़े या कपड़ा का बैठने के लिए। आपने बारात देखी होगी, अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जून का महीना और शादियों का सीज़न है। तो आपने बारात में अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि घोड़ा पर एक घोड़ा बैठा रहता है, मतलब दूल्हा बैठा रहता है, और दूल्हा जहाँ पर बैठता है उसके नीचे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बैठने का बना रहता है। एक कालीन उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर डली रहती है, चमड़े की या कपड़े की। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रकाब। और वो इस काल से शुरू होता है। नाल, घोड़े को डालने का, तो घोड़े के पैर और खुरों में नाल लगाते हैं ताकि जब घोड़ा दौड़े तो वह आवाज़ करे, और जब घोड़ा तेज़ दौड़ता है तो उसके खुर खराब होते हैं। और ऐसा जब बार बार ये बजते हैं तो
एक तो उसको घोड़े को लगता है कि भाई कोई भाग रहा है तो बहुत तेज़ दौड़ता है, और दूसरा उसके खुर इससे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ऐसा नाल डालने से। तो ये दोनों चीज़ें पहले भारत में प्रचलित नहीं थी और इसीलिए अच्छी क्वालिटी के घोड़े नहीं बन पाते थे। लेकिन ये पद्धतियाँ यहाँ पर से भारत में शुरू हो जाती हैं। तुर्कों के आगमन से भारत में कागज़ निर्माण तथा जल्दसाजी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग। आपने अक्सर जो नोट्स होते हैं किसी कोचिंग के, अक्सर वो बाइंड में आपको मिलते हैं, उसमें छेद करके प्लास्टिक के गोल गोल राउंड उसमें लगा रहता है बाइंडिंग। तो यहाँ पर इसका प्रचलन हुआ और इससे साहित्यिक ग्रंथों के लेखन में वृद्धि हुई। अब देखो, बहुत साल पहले चीन में कागज़ का आविष्कार हो चुका था। काई लाइन नाम का एक व्यक्ति था, उसने कागज़ का आविष्कार किया था। तकरीबन 900 ईसा पूर्व या 9000 साल पहले, क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो भारत में कागज़ का आविष्कार बहुत बाद में, भारत में हुआ ही नहीं कागज़ का आविष्कार, चीन में हुआ। लेकिन चीन अपनी पद्धतियों को छिपाने में माहिर था। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य एशिया में ये फैल गई और फिर बगदाद की तरफ से ये तकनीक इन्हीं तुर्कों के ज़रिए भारत में आई और भारत में कागज़ निर्माण शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था, कपड़ों में, ताम्रपत्रों में, धातुओं में लेखक अपनी कलाओं को लिखते थे। कई बार वे एक जगह लिखते थे और फिर उसी को मिटा देते थे। और अगर सूती वस्त्र में आप लिखते हैं तो सूती वस्त्र जल्दी ख़राब हो जाता है समय के साथ साथ। तो इस तरह से बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी कृतियाँ नष्ट हो गई, जो बहुत ही बेहतरीन इतिहास हमें और अच्छे से बता सकती थी। लेकिन इस काल में कागज़ निर्माण की कला से भारतीय अवगत हुए और इससे साहित्यिक ग्रंथों के लेखन में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। काई काई लिन नाम के व्यक्ति ने किया था। अरब क्षेत्र में फिर ये फैलता है। व्यापार चीन का अरब क्षेत्र से था, तो वहाँ पर कागज़ का आविष्कार बहुत लंबे समय बाद फैलता है और फिर अरब क्षेत्र से तुर्क में जाता है और यही तुर्क भारत में इस कला को लेकर आते हैं। अब भवन निर्माण में मेहराब मेहराब क्या होता है? आपने कोई दरवाज़ा देखा होगा, जैसे आप सर्च करना अगर आपको देखना हो मेहराब क्या होता है, तो जो क्या बोलते हैं, एक पोर्च टाइप का होता है ना दरवाजे में, थोड़ा सा राउंड शेप में पोर्च टाइप का होता है। अगर आपको देखना है तो आप अलाई दरवाज़ा देख लेना, या फिर जो अकबर द्वारा जो बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, उस दरवाजे का, बुलंद दरवाज़ा। जब आप उसे देखोगे तो उसमें एक राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। राउंड शेप में कैसा? यू, उल्टा यू टाइप आपको देखने को मिलेगा दरवाजे के बीच में। ये डिज़ाइन बहुत सारे घरों में भी आपको देखने को मिलती है। उल्टा यू जैसा दरवाजे के ऊपर ईंटें वैसी लगी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मेहराब कहते हैं। अगर बातों से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार पिक सर्च कर लेना गूगल पर कहीं भी और आप चीज़ों को देखना, क्योंकि जब आप ऐसा देखोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर पहली बार भवन निर्माण में मेहराब एवं वैज्ञानिक रूप से गुंबद निर्माण का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में होता है। और हम पहली बार देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ही सुल्तानगढ़ी का पहला मकबरा, जो नसीरुद्दीन होता है इल्तुतमिश का बेटा, जब उसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश भारत में पहली बार मकबरा बनवाता है और वह गुम्मद शैली में बना पहला भारत का मकबरा होता है। और इसी तरह भारत में जो पहली, उत्तर भारत में खास तौर पर, दक्षिण भारत में तो बन चुकी थी मस्जिद, उत्तर भारत में पहली जो मस्जिद बनती है वह बनती है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और यह लाल किले परिसर में आपको देखने को मिल जाएगी। लाल किले परिसर में नहीं, कुतुब मीनार के पास ही देखने को मिल जाएगी। और कहते हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया था। तो यहाँ पर पहली बार हमें मस्जिद, पहली बार हमें मकबरे, पहली बार हमें वैज्ञानिक ढंग से गुम्बद और पहली बार हमें मेहराब जैसी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि भारतीय वास्तुकला में ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है। अब देखिए, निर्माण सामग्री के रूप में भवन निर्माण में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग किसने शुरू किया? तुर्कों ने किया। इससे पहले जो अलग अलग धातु, अलग अलग चीज़ों को जोड़कर पत्थर वगैरह के, ईंटों के, लकड़ी के भारत में वास्तुकला बनती थी। अब देखिए, बर्तन पर कलई करने, यानी कि बर्तन पर कढ़ाई करने, डिज़ाइन बनाने तथा आसुन विधि, जो जल को शुद्ध करने की विधि है,
तुर्कों के साथ प्रारंभ हुई। भारत में इनके प्रचलन का उल्लेख अबुल फजल करता है। कलई का मतलब क्या होता है? बर्तनों पर पॉलिश करना। आपने देखे होंगे बर्तनों में अलग अलग डिज़ाइन की पॉलिश आपको मिलती है, तो पॉलिश यहाँ पर से शुरू होती है। तो ये ध्यान रखना है इनका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। कलात्मक विकास सल्तनत काल का अक्सर नोट्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, चीनी यात्री मा हुआन के अनुसार बंगाल क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए मलबरी रेशम यानी कि रेशम के कीड़े पाले जाते थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो पूरा सल्तनत काल पढ़कर हमें समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, सल्तनत काल में कृषि उत्पादन में भी व्यापक वृद्धि हुई। इब्न बतूता रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों का उल्लेख करता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय टकसाल के अधिकारी ठक्कर फेरू ने 25 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है, और जिनमें अनाज, दलहन, तिलहन तथा व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, अफीम जैसी प्रमुख फसलें थीं। उसने, जो ठक्कर पेरू नाम का अधिकारी है टकसाल का, वह और वर्णन करता है कि नील और पोस्त पोस्त एक विशेष प्रकार की फसल रही होगी, मुझे खुद इसका आइडिया नहीं है, तो इस तरह की फसलों का उल्लेख नहीं किया है जबकि इनका उत्पादन होता था। तो पोस्त ने 25 प्रकार की फसल का जिक्र किया, उसके बाद भी नील जैसी फसलों का जिक्र नहीं किया, जबकि हम विदेशी व्यापार में देखते हैं कि ईरान को विशेष तौर पर नील भेजी जाती थी, तो नील का व्यापार तो होता था। तो कह सकते हैं कि कृषि भी इस समय पर थोड़े ठीक पैमाने पर आने लगी थी। तो ये वो दौर रहता है कि हम देखते हैं कि जो मध्यकाल है, जो राजपूत काल है, उस समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति का डाउनफॉल रहता है। हम देखते हैं कि सामंती शासक बनते हैं, ज़्यादा बड़े साम्राज्य वाले शासक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से इनका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है, और मुगल काल में अकबर से लेकर औरंगजेब तक इनका ग्राफ हाईएस्ट पीक पर रहता है। फिर उसके बाद औरंगजेब से नीचे नीचे आता है, जो अंग्रेज़ों के काल में जीरो में आ जाता है, और फिर आज़ादी के बाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्राफ मैंने आपको समझाया। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ठेके पर भू राजस्व वसूली भी प्रचलित थी। इसे मुकाता व्यवस्था कहते थे। दौलताबाद में पहली बार इसे एमबीटी ने शुरू किया। एफएसटी ने यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन देने के बदले इतलाक प्रदान किया। ये एक प्रकार का धनादेश यानी कि मनी ऑर्डर होता था, जिसमें सैनिकों का विवरण होता था और दिया जाने वाला वेतन का उल्लेख होता था। इसे राजस्व अधिकारी को दिखाकर सैनिक वेतन प्राप्त करता था। तो कह सकते हैं कि ये एक आईडी, आप इसे समझ सकते हो। आज जैसे बहुत सारे कॉरपोरेट में आप देखते हैं कि हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है, तो ऐसी एक आईडी या आधार कार्ड आप समझ सकते हो कि जिसको दिखाकर वो अपनी तनख्वाह लेता था कि भाई हाँ, मैं ये अधिकारी हूँ, मेरे पास में ये पद है, और मुझे सरकार की तरफ से या सुल्तान की तरफ से इतना वेतन दिया जाता है, आप मुझे इतना वेतन दे दो। यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें थीं। सल्तनत काल में सराफा व्यापारी व्यापार में हुंडी, विनिमय पत्र का उल्लेख भी करते हैं। हुंडी और विनिमय पत्र क्या होता है? तो यहाँ पर विनिमय पत्र का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर अगर किसी व्यापारी का सामान है, ठीक है, अब उसने एक लेटर दे दिया है और उसने कहा है कि ये लेटर आप सामने वाले को दिखा देना, वो आपको सामान दे देगा। तो उसने लेटर में लिख दिया कि भाई मैं फ़लाना फ़लाना व्यापारी हूँ, ये मेरी सील साइन और उसने स्टाम्प लगा दिया, और कहा कि भैया इसको इतने रुपए दे दो, और उसने दे दिया। तो उसने किस आधार पर दिया? उसने उस लेटर के आधार पर दिया, और उस लेटर पर इस व्यापारी का नाम था, इसकी गारंटी पर उसने वह चीज़ आपको दी। तो इसको क्या कहते हैं? विनिमय पत्र यहाँ पर कहते हैं, हुंडी वगैरह इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ये उपयोग यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर से ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में थोड़ा सा मुझे लगा कि और बेहतर इस वीडियो को मैं कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी है या फिर मैं किसी और तरीके से इस वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ, तो आप बताएं ज़रूर, क्योंकि अगर मैं बेहतर करूँगा तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपकी सफलता और करीब आएगी। क्योंकि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये प्रॉपर नेट JRF लेवल के हैं,
ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़कर, सिलेबस को समझकर और उनके आधार पर जो बेसिक बुक्स हैं और जो एनसीईआरटी वगैरह हैं उनसे चीज़ें इकट्ठी कर कर मैं ये नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो भाई, जो भी आपके दोस्त नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन चीज़ों को पहुँचाइए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।